वेलकम गाइस। इस वीडियो लेक्चर की मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ। कूलम्ब फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यदि हम चार्जेस को मीडियम में रखें, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं बहुत डिटेल में। वाटर का एग्जांपल लेंगे, मेटल्स में देखेंगे कि कूलम्ब फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। हम जानेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, साथ में कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस देंगे। जी मेंस में आए हुए, नीट में आए हुए इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ये जो क्वेश्चंस आप जो प्रैक्टिस के उनको आप सॉल्व करिएगा, और टेलीग्राम पर आप उन क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए और मेगास्थनीज फिजिक्स टाइप करिए, और प्लीज़ डू जॉइन अवर ग्रुप। सो कम ऑन लेट अस स्टार्ट। देखिए, थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ आपको। कूलम्ब लॉ की दो चार्जेस रखे होते हैं। इन चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस सेपरेशन आ रहा है तो इनके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ के को हम जो लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू जो 8.854 × 10⁻12 या 8.86 लिख लेते हैं, और k को हम 9 × 10⁻9 लिखा करते हैं। अगर एयर या वैक्यूम में चार्जेस रखें, यदि चार्जेस को हम मीडियम में रख दें तो इस फोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये फोर्स जो है कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आइए इसको ज़रा देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। कूलम्ब फोर्सेस F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम जानते हैं इनको अच्छी तरह से। जब चार्जेस वैक्यूम में रखे होते हैं और यहाँ K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख लिया जाता है, और एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं, और इसकी वैल्यू 8.86 × 10⁻12 हमें याद रखनी होती है। अब अगर चार्जेस को हम मीडियम में रख दें, मीन्स ये चार्जेस जो थे Q1 और Q2, इनमें अब अगर हम रख देते हैं कोई मीडियम, तो मीडियम रखते समय जो हमें कूलम्ब फोर्स लिखनी है उसमें Q1 Q2 और आर स्क्वायर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इस जगह पर हम इस K को यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो यहाँ जो लिखा जाएगा, हाँ, वो क्या लिखा जाएगा, 1/4 और एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन होगा वो हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होगी वो मीडियम की होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो जैसे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से पहले K की वैल्यू को जरा इसमें लगा लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ F मीडियम = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वी गेट F/FM = ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इस रेशियो को, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट को, हम लिखेंगे एप्सिलॉन R, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में कभी भी मीडियम का ये नहीं दिया जाता, हमें सिर्फ दिया जाता है, वो ये दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। तो हमें ये एक्सप्रेशन अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखो जरा, यहाँ पर जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट अप करते हैं
तो इस बात से तय हो गया कि जो F अपॉन एप्सिलॉन आर है वो हो जाएगा FM। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एप्सिलॉन आर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इट कैन नेवर एवर बी स्मॉलर देन 1। ये कभी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगी। क्यों? तभी तो हम इस बात को कह पाएंगे कि ये जो F है इससे FM से बड़ी है, तब जब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है ऑलवेज रिड्यूसेस इन ए मीडियम। हाउ? तो देखिए, दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2, इनके बीच में अभी वैक्यूम है। अब अगर इनके बीच में कोई एक मीडियम रख दिया जाए, सपोज हमने एक मीडियम रख दिया वाटर, तो जैसे ही हमने इसमें मीडियम रखा तो मीडियम में डेफिनेटली प्लस माइनस जरूर होंगे। मीन्स एटम्स होंगे तो इसमें माइनस और प्लस तो जरूर होने। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये चार्ज का, कि ये चार्ज अपनी तरफ इन माइनस को ले जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी बाउंड्रीज पर, मीडियम की बाउंड्रीज पर यहाँ पर माइनस आएगा, और इस जगह पर भी अगर ये प्लस है चार्ज दूसरा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये माइनस इन चार्ज को अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये रोकेगा, और ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इधर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा F, जो कि हमारी, अगर एयर नहीं होता है, अगर एयर या वैक्यूम होती है, ये F लग रही होती है, ये वाली F जो है ये इसके ऊपर लगा रहा होगा। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में बाउंड्रीज पर एक F जो है अंदर की तरफ, जिसको हम F डैश कह लेते हैं, अंदर की तरफ इसमें अट्रैक्शन की लग रही होगी। आपको याद है, अगर हम एक कॉम्ब लेते हैं और कॉम्ब को अगर हम रब करते हैं अपने हेयर से, और हेयर से रब करने पर डेफिनेटली कॉम्ब के ऊपर एक चार्ज आता है। क्यों? इससे ये पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पीस पे तो चार्ज नहीं है, कॉम्ब के ऊपर चार्ज है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो हम वहाँ बोलते हैं कि इंडक्शन से इसकी तरफ एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, और यहाँ अट्रैक्शन की फोर्स हो जाती है। तो इसी तरह से इन दोनों के पास इन मीडियम रखने पर यहाँ भी माइनस और प्लस आने से इसकी तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स लगने लग गई। अब जरा देखो, नेट जो फोर्स होगी वो डेफिनेटली F माइनस एफ डैश होगी, यानी कि जो फोर्स मीडियम में है वो एयर के कंपैरिजन में कम हो गई। तो इसलिए इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है कि जो फोर्स होती है मीडियम में वो ऑलवेज वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में कम होती है बाई एप्सिलॉन आर अमाउंट। और यहाँ एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हम ये तो पहले ही जान गए कि जो FM है वो स्मॉलर देन F है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई जब ही होगी जब एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ एक नोट हम डाल सकते हैं अपने लिए कि इन ए मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always reduced by epsilon r as compared to force between charges in air or vacuum. So this relation we have to always remember.
और एप्सिलॉन आर को हमें जो लिखना है वो लिखना है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेर एवर जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एप्सिलॉन आर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इट इज़ यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। कुछ वैल्यूज़ जो एप्सिलॉन आर की हमें याद रखना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू को हमें रखना है 1, और मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें रखनी है इन्फिनिटी। तो देखिए हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, कूलॉम फोर्स जब मीडियम में रख देते हैं वो एप्सिलॉन आर अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाती है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में ये रिलेशन हमें अच्छी तरह से याद रखना है। और कूलॉम फोर्स को लिखने का तरीका देखो, मीडियम में हमें इस तरह से लिखना है एप्सिलॉन आर के फॉर्म में, और एफ एम जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के फॉर्म में अगर हम रखना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ इस इक्वेशन को लिखने के बाद में हमने एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इस जगह पर लगा देनी है। तो हमारा जो फाइनल जो एफ एम लिखने का तरीका होगा मीडियम में वो ये होगा, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगी। कभी भी हमें एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमें सिर्फ ये दी जाएगी, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला जब भी ज़रूरत है हमें इसको लिखना है। अब ज़रा देखते हैं कि कूलॉम फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम मेटल्स में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर में चार्जेस को रखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में हमने चार्जेस को रख दिया Q1 Q2। तो यहाँ देखिए F इज इक्वल्स टू 0 हो जानी है। इन दोनों को जैसे ही हमने किसी गोल्ड में रखा या किसी भी मेटल में रखा तो कूलॉम फोर्स 0 हो जाएगी। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि हमने चार्जेस को मेटल में रखा है, और मेटल्स आप जानते हो कि गुड कंडक्टर्स हैं, तो इनमें जो भी प्लस माइनस होंगे यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो उनके बीच में चार्ज सेपरेशन होने वाला है। ये इंडक्शन होने का होगा, और इंडक्शन से इस साइड पर नेगेटिव चार्ज आना है, इस साइड पर भी नेगेटिव आना है, जो कि हमने देखा था जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ा था मीडियम में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कंडक्टर में जो चार्ज आता है वो सेम अमाउंट का ही आता है। ये जो अमाउंट है जितना यहाँ पर Q1 है उतना ही चार्ज यहाँ पर Q- का आ जाएगा। तो इससे ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब चार्ज ही नहीं रहेंगे तो F कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि जो हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर हमने रखा था तो यहाँ अगर Q1 था तो यहाँ जो चार्ज आया था ऑलवेज इससे थोड़ा लेस आएगा। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मीडियम में जो रिलेशन होता है F का वो हम देते हैं F/एप्सिलॉन आर से, और मेटल्स के लिए अगर याद हो तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ हमने क्या लिखी हुई है, इन्फिनिटी। तो जैसे ही हम मेटल में इन्फिनिटी वैल्यू को एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो डेफिनेटली एफ एम इज इक्वल्स टू F/1/0। तो इट मीन्स एफ एम जो निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि जो मेटल्स में जो फोर्स लगती है कूलॉम फोर्स, वो ध्यान रखिएगा कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि एप्सिलॉन आर मेटल्स का इन्फिनिटी होता है। देखिए क्वेश्चन में देखते हैं 2 पिथबॉल्स हैं और ये 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स से टाई अप हैं सेम पॉइंट पर। इनकी लेंथ जो स्ट्रिंग्स की वो L है, सेम लेंथ है। अब इन पिथ बॉल्स को जैसे ही हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं Q और Q, तो ये पिथ बॉल्स एक दूसरे से रिपेल करती हैं, और रिपेल करती हैं तो डेफिनेटली ये पिथ बॉल जो है एक दूसरे से
एक निश्चित दूरी पर आकर रुक जाएंगी। क्यों रुकी? क्योंकि इस जगह पर अब इसके ऊपर एक फोर्स होगी बैलेंस करने वाली, इस फोर्स को। अब वो फोर्स कौन सी होगी? इस स्ट्रिंग की होगी। ये स्ट्रिंग अगर नहीं होती तो ये बॉल एक दूसरे से दूर चलती चली जाती। अब ये जो फोर्स होगी इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? इसको हम अगर एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो यहां पर जो रस्सी में या स्ट्रिंग में जो फोर्स आएगी, खिंचाव आएगा, क्यों? क्योंकि इधर भाग रही रस्सी, इसको इधर पुल कर रही है, खींच रही है इसको, तो इसमें रस्सी में एक तरह का एक टेंशन हम बोलते हैं, एक फोर्स आ जाती है। अब इसका फोर्स का हम कंपोनेंट ले लें। ध्यान रखो, जब भी कोई फोर्स हमें इंक्लाइंड मिले तो उसको हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जैसे ही इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो यहां कंपोनेंट आता है इसका टी कॉस थीटा, और इस जगह पर ये जो कंपोनेंट आएगा इसका वो होगा टी साइन थीटा। तो हमारा ये फोर्स जो है बैलेंस की वो निकल के आ गई, F इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। लेकिन अगर हम गौर करें, ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट इसके जो मास इसके ऊपर जो होगा इसका mg फोर्स से वो बैलेंस हो रहा होगा। तो दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि जो mg फोर्स होगी वो बराबर होगी टी कॉस थीटा की। ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी है, वो है r, यानी कि r दूरी पर आकर ये रुक गई है, इक्विलिब्रियम इनको मिल गया है। ऐसा ही सेम काम इस बॉल के साथ में भी हुआ होगा, पर फॉर आवर कन्वीनियंस हम सिर्फ एक ही बॉल को देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। F अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा को कैलकुलेट करें, ये ध्यान दें क्वेश्चन में ये दूरी दी हुई है, ये y, और ये वाली हो जाएगी हमारी r/2। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, तो यहां पर हमें टेन थीटा जो नजर आता है वो आता है r/2 अपॉन y, और ये जो फोर्स होगी इसको भी हम फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। फोर्स हो जाएगी हमारी k Q1 Q2, और दोनों Q1 Q2 दोनों पर सेम है, अपॉन r स्क्वायर, ये कुलाम फोर्स हमने लिख दिया। k क्योंकि ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, क्वेश्चन में अगर जब भी दिया नहीं जाए तो भी हमें वैक्यूम मानना है, इसलिए हमने कांस्टेंट को k लिख लिया। mg का इसमें डिवाइड करा देते हैं, ये mg इज इक्वल्स टू r अपॉन 2y। ये पहला पार्ट क्वेश्चन का हो जाता है। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि चार्ज देने से पहले जरा इसको क्लैंप कर दो। कहां पर? एग्जैक्टली y/2 पर। जैसे ही इसको क्लैंप किया हमने, क्लैंप मतलब इनको एक तरह से जोड़ दिया दोनों स्ट्रिंग्स को, तो जैसे ही जोड़ा, अब जब इनको चार्ज देते हैं इतने अमाउंट का, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम हमें नजर आएगा। ये अब इस दूरी पर जाकर रुकेंगे, और ये दूरी होगी r'। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इस दूरी को बताइए। तो यहां पर फोर्स जो है F वो भी चेंज हो चुकी होगी। क्यों? चार्ज तो सेम है अब भी, लेकिन ये R चेंज हो चुका है। तो जब ये R चेंज हुआ है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा डैश हो गया होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दूरी है ये y/2 होगी, ये वाली, ये दूरी, और ये वाली कितनी हो जाएगी? r' अपॉन 2। तो जरा इसमें इक्वेशंस को लगाते हैं। यहाँ पर टेंशन जो होगी T, ये एंगल होगा थीटा डैश, ये एंगल थीटा डैश, तो ये भी थीटा डैश। तो जैसे इसमें किया था, इसका कंपोनेंट लेते हैं, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, टी कॉस थीटा डैश, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया होगा जो इसको रोक रहा है वो होगा टी साइन थीटा डैश। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा डैश, और इसके ऊपर एम जी लग रही होगी, मास तो सेम ही है, एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा डैश। दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एफ डैश अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा डैश। अब यहाँ टेन थीटा डैश की इसमें जरा वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें टेन थीटा डैश हो जाएगा, ये दूरी r/2, r' by 2,
आर डैश अपॉन 2 डिवाइडेड बाई y अपॉन 2। और यहाँ एफ डैश की वैल्यू ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा डैश, और इसके ऊपर एम जी लग रही होगी, मास तो सेम ही है। एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा डैश, दोनों को डिवाइड करते हैं तो एफ डैश अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा डैश। अब यहाँ टेन थीटा डैश की इसमें जरा वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें टेन थीटा डैश हो जाएगा, ये दूरी r बाई 2, आर डैश बाई 2, आर डैश अपॉन 2 डिवाइडेड बाई y अपॉन 2। और यहाँ f डैश की वैल्यू ध्यान रखिएगा, यहाँ जो f डैश होगा वो k q1 q2 अपॉन, यहाँ ये गलती मत कर जाइएगा, यहाँ r डैश का स्क्वायर हमें इस जगह पर प्लग इन करना है। जैसे इस जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन वाई हमें मिलता है। इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे, आर डैश में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड लगाते हैं। जैसे हम डिवाइड लगाते हैं, हियर आई एम शोइंग इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू आर अपॉन 2y। और यहां पर एक टर्म जो हमारी मिस हो गई थी, ये वाली, यहां पर आप इसको दोबारा लिख के इसको हमें ये इक्वेशन बनती है ये। अब इसको डिवाइड लगाते हैं। सो हियर वी गो, दिस थिंग्स गेट कैंसल्ड आउट, वी आर लेफ्ट विथ ये आर डैश स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन आर स्क्वायर होगा, और इस साइड में हमें जो मिलेगा आर अपॉन 2r डैश। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हियर वी गेट r डैश क्यूब, इसका इससे कराते हैं r क्यूब और 2 यहाँ रहने देते हैं, और जब इसका क्यूब रूट लेते हैं तो r डैश जो वैल्यू हमसे निकलवा रहे हैं ये r डैश, इट कम्स आउट टू बी r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। सो दिस वन इज गोइंग टू बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन r किसी मीडियम का दिया हुआ है 6, और हमसे पूछा गया है एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन कितना होगा। तो हम इनके बीच में रिलेशन तो अच्छी तरह जानते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इन वैल्यूज को अगर हम रखते हैं तो वी गेट 8.86 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं एप्सिलॉन r यानी 6 का, तो वी गेट एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 53.16 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज को, इसकी यूनिट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन का ये पार्ट था। बी पार्ट में बोला गया है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में, और इनके बीच में जो फोर्स है वो लग रही है 80 न्यूटन की। अब अगर इन चार्जेस को मीडियम में रख देते हैं तो एफ मीडियम जो है वो दिया हुआ है 8 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है कि इनको किस मीडियम में रखा गया था, यानी एप्सिलॉन r मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो हम अच्छी तरह से इस रिलेशन को पहले से ही जानते हैं कि जो एफ मीडियम होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। तो यहाँ वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। एफ एम इज गिवन टू बी 8, एफ इज 80 and epsilon r we have to calculate. It implies epsilon r is equals to 80 upon 8, that is 10। और यहाँ ध्यान रखिएगा epsilon r की कोई भी यूनिट नहीं होती है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन क्वेश्चंस की
और ये जो सेकंड क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसका आंसर कैसे देते हैं। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स पर भी आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ फ्रॉम IIT मेंस, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। लेट अस सी, नेक्स्ट टॉपिक आवर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।